जय हिंद। कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम धातुओं का निष्कर्षण जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे हम जानेंगे धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है और क्या इसकी विधि है, इसके बारे में समस्त जानकारी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए और बिना देर किए चलते हैं और देखते हैं हम, और आप सभी अपना कमेंट बनाए रखिए, ठीक है। चलिए, धातुओं का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अर्थात एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातुओं का निष्कर्षण कुछ इसके बारे में पहले परिचय हम ले लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की भूप्रपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी का भूप्रपट्टी जो है वो धातु का मुख्य स्रोत है। ये धातु हमें जो भूप्रपट्टी में ही मिलता है, ठीक है। इसका एक रेंज है जिस रेंज के अंतर्गत ये हमें बहुत धातुएं प्राप्त होती है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से कोई मानव नहीं बनाया, ये प्रकृति द्वारा दिया गया, प्रकृति द्वारा बना हुआ है रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों, इसके बाद आपने अध्ययन किया है, अतो तत्व है अतो यौगिक है, को खनिज कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से हमें पृथ्वी भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं उसे तत्व रहे या यौगिक रहे उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। कुछ स्थानों पे जो खनिज निकलता है वहां से, उस खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। उस खनिज में कुछ विशेष धातु जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। जो हमारे मानव जीवन हेतु, मानव के उपयोग हेतु बहुत जरूरी होता है, तो उसे निकालना हमें लाभकारी होता है हमारे लिए। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है उन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जो हमारे भूप्रपट्टी में प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, प्रकृति द्वारा दिया गया है। चलिए, हमने तो इसके बारे में जाना है कि ये हमारे धातुएं कहाँ से आती है और किस प्रकार आती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ धातु भूप्रपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, धातु तो सारे भूप्रपट्टी में है, लेकिन कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ धातुएं जो भूप्रपट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे उसका भी कि वो धातु कौन कौन से हैं। चलिए, और कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। कुछ धातु जो अपने यौगिक के रूप में वो मिलती है भूप्रपट्टी में, ठीक है। चलिए, आप सक्रियता श्रेणी के बारे में आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे, तो आपने पिछले सेशन में उसके बारे में अध्ययन किया है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। नीचे आने वाली, ध्यान रहे आपका। हमने पिछले सेशन में सक्रियता श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि जो सबसे ऊपर में श्रेणी में जो रहता है वो अधिक अभिक्रियाशील रहता है, और जो नीचे में श्रेणी में जो रहता है सबसे धातु वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं रहती है। तो यहाँ वही चीज का बात हो रहा है। तो नीचे आने वाली धातुएं जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, सबसे कम। और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सा? जो सबसे कम अभिक्रियाशील रहती वो। जैसे हम बात करेंगे तो सोना जो है, चांदी है, तांबा है एवं प्लेटिनम इत्यादि जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और इसकी जो है अभिक्रियाशीलता है, आप समझ गए होंगे बात से, इसकी अभिक्रियाशीलता जो है सबसे कम होती है, निम्न होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इसमें बात किया गया सबसे ऊपर की धातुएं, मतलब देख लीजिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जो है क्या होती है? नीचे के धातु सबसे कम अभिक्रियाशील रहेगी, ऊपर की क्या रहेगी? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो आप यहाँ देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि जो है इतनी अभिक्रियाशील धातु हैं जो सबसे ऊपर में रहती है, ठीक है। ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती, ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता जो है बहुत अधिक होती है। तो आप समझ गए यहाँ से कि जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता अधिक रहेंगी वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाएंगे, और जिस धातु का अभिक्रियाशीलता सबसे कम रहेगी, निम्न रहेगी,
उसमें जो है वो धातु हमारे स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर हमारे भूपर पट्टी में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने अध्ययन कर लिया और आपने ये भी देख लिया कि जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से हैं। वैसे तो आपने अभी जो आपने पिछले सेशन में सक्रियता श्रेणी जो हमारे आपने अध्ययन किया था उसमें आपने जाना था कि वह क्या होता है। ठीक है, सबसे कम धातुएं कौन होती है, सबसे कम अभिक्रियाशील और सबसे अधिक कौन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं। देखिए आपने 3 चरण में पढ़ा था, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो यहाँ पर बात हो रही है सक्रियता श्रेणी मध्यम अभिक्रियाशील धातु। वो धातु आपका जिंक था, आयरन था और लेड था वगैरह वगैरह और भी धातुएं हैं कि अभिक्रियाशीलता मध्यम होती। क्या होती है, मध्यम होती। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, भूपर पट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कौन सी धातु?